हेलो स्टूडेंट्स, टेंस का सस्पेंस वेब सीरीज में आप देख रहे हैं एपिसोड 5 और आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप जानते हो कि टेंस का सस्पेंस एक वेब सीरीज है जिसमें हम जो टेंस पढ़ाते हैं एपिसोड 6 में उसी से रिलेटेड हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ही एपिसोड 7 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे और एपिसोड 8 में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही मॉडल वर्ब्स जो कि कुड, माइट, वुड, शुड हैं डिटेल में रीड करेंगे। तो चलिए एपिसोड 5 से शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। किसी भी नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरुआत में हम जानेंगे व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद उसके ट्रांसलेशन के रूल्स को समझेंगे। देन हम उसके सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर को डिटेल में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि बच्चों नाम से ही क्लियर हो जाता है हमें कि ये कौन सा टेंस है। ये पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सब के बारे में बताता है। इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि पास्ट टेंस में यहाँ पर हमें इस वाले पास्ट टेंस में हमें ये नहीं पता होता कि घटना कब घटित हुई है। इतना हमें पता है कि पास्ट में जो भी बात हो रही है वो सब पास्ट में घटित हुई है, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम हिंदी में बात करें कि वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता था, सीता बाजार जाती थी, इस टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं जिससे थोड़ा सा और हमें अच्छे से टेंस क्लियर हो जाए कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही केम हेयर यस्टरडे। एक चीज बच्चों ध्यान दो कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हो, कल के लिए यस्टरडे इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा सेंटेंस ही केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया था, तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि भूतकाल में ये घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस टेंस को किस कैटेगरी में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। While we sang, they dance. जब भी हम गाते हैं वे डांस करते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमें बता रहा है कि कुछ घटना घटित हो रही है। कहाँ, कब? पास्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। He worked 10 hours every day. वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करता था। यानी कि ये क्या है? ये उसकी हैबिट है। लेकिन क्या है? प्रतिदिन 10 घंटे काम करता था। कब करता था? पास्ट में। जिस समय ये बात आप बोल रहे हो, ये उस समय बात नहीं हुई है, ये घटना उस समय घटित नहीं हुई है। ये कब हुई है? ये पास्ट में घटित हो चुकी है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वह सभी घटनाएं जो हमें पास्ट का बोध कराती हैं कि पास्ट में ये सभी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन समय का हमें नहीं पता कि ये सारी बातें कब घटित हुई हैं। तो उस टेंस को जो पास्ट तो है लेकिन समय का बोध नहीं कराता है, उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन के नियमों को समझते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें सेंटेंस को बनाना होता है तो उसके बनाने के लिए किन किन नियमों का प्रयोग होता है। तो इसे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, हर सेंटेंस का सेम होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बना रहे हो तो उसका नियम है
कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, A to Z, एनी, कोई भी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स, आई, वी, यू, दे, प्रोनाउन और बाकी जो भी एनी सब्जेक्ट है, उसके साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या समझ में आया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को हमने समझ लिया है, अब हम सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने इन्हें 3 कैटेगरी में रखा है, जो कि 3 कैटेगरी में ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इन तीनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ जो नियमों में थोड़ा बहुत चेंज है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसको भी साथ ही साथ क्लियर करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है आई वेंट टू कानपुर। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, इसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? आई। वर्ब क्या है हमारी? वेंट। वेंट क्या है? वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद क्या लिखा है? टू। टू क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? कानपुर। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। यू डिड नॉट गो टू आगरा। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहता है, जैसा हमारा गिवन सेंटेंस होता है। अब आप कहोगे कि मैम आप इस टेंस को इस तरह से क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मुझे आगे आपकी ये वेब सीरीज कंप्लीट करनी है और सारी चीज़ें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मॉडल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो मुझे उसी फॉर्मेट में इनको लेके चलना है, जिससे आपको आगे की चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हो। अब हम इस सेंटेंस को अपने स्ट्रक्चर में फीड करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू और डिड। हमने नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड नॉट का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई है, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का प्रयोग किया है। अब दूसरी कहानी जनरेट क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज पहले ही कर ली है। तो इसका मतलब अब हम वर्ब की जो मेन वर्ब है, जो हमारी मेन वर्ब है गो, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आगरा आ जाएगा और उससे पहले हमारी प्रीपोजिशन टू लिखी हुई है। आपको क्लियर है कि डिड हमने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने लिख दी है डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। अब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। डिड दे नॉट बीट यू। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और एक चीज और ध्यान दो बच्चों, मैंने डिड के साथ नॉट भी लगाया है। ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही, साथ में ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। ये दोनों है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का पहले हो रहा है, तो ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
अब इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखी हुई है डिड। आपको पता है डिड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी इसकी? डू थी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पर डिड लिखा। सब डिड हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम दे का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो अब इस सेंटेंस में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब डिड को हमने पहले यूज किया, किस लिए? जिससे ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सके। अगर हम इसको हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे वाक्य बनेगा, डिड दे नॉट बीट यू? क्या वे तुम्हें नहीं मारते थे? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। हमारा चौथा और फोर्थ टाइप का सेंटेंस है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो है Why did this boy not learn his lesson? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ गिवन सेंटेंस क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि मैं आपको अच्छे से रूल्स को क्लियर करना चाहती हूँ। जब आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लोगे, आपको सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ क्या कहलाती है और कहाँ पर किस टेंस में कौन सा चेंज होता है। तो आपको रूल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप सारी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि गिवन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है। वाई डिड क्या है? वाई तो हमारा है WH टाइप वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? डिड है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दिस बॉय लिखा हुआ है हमारी सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का प्रयोग होता है। और वर्ब हमने कौन सी लगाई? वर्ब हमने लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डिड का प्रयोग कर दिया है। और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिखा है इसमें? हिज लेसन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें सेंटेंस को किस स्टेप वाइज रखना है। अब बारी आती है सीक्रेट टिप की। तो सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पास्ट टेंस। तो जो दूसरे नंबर पे टेंस आता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो अब आप हमेशा याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि पहले नंबर पे प्रेजेंट टेंस है और दूसरे पे पास्ट टेंस है। तो जो दूसरे नंबर पे आए उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिस्कशन करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।